बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और ये रिसर्च प्रॉब्लम पर्पस एंड हाइपोथेसिस का जो हमने एक लेक्चर पढ़ा था, तो उसके बाद जो हमारा एक सेक्शन है उसी का कि जिसमें हम रिसर्च एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च क्वेश्चंस ये पढ़ेंगे। सो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमने कल रिसर्च प्रॉब्लम की बात की थी, फिर पर्पस की बात की थी, फिर हमने हाइपोथेसिस की बात की थी। जब हमें रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर हम अपना पर्पस या एम बताते हैं। पर्पस बताते हैं कि हम वो रिसर्च क्यों कर रहे हैं। सो ये एम और पर्पस जो है ना, ये एक तरह की सेम ही चीज़ है, लेकिन कल उसकी प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशन के अलावा कुछ चीज़ें रहती थी, तो वो आज के लेक्चर में हम पूरी करेंगे। जब हम रिसर्च एम या पर्पस बता देते हैं तो हम अपनी रिसर्च को स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं और कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स तक ख़ुद को लिमिटेड कर देते हैं ताकि हम उस रिसर्च को प्रॉपरली कवर कर सकें। तो वो ऑब्जेक्टिव्स हम सेट करते हैं और ऑब्जेक्टिव्स की बुनियाद पे या ऑब्जेक्टिव्स के साथ हम फिर रिसर्च क्वेश्चंस जो हमारे माइंड में होते हैं वो लिखते हैं। सो जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ, पर्पस हमें मालूम हुआ, तो फिर वो सवालात जो हमारे जहन में जन्म लेते हैं और उन सवालात का जवाब हम देखना चाहते हैं, तो हम अपनी रिसर्च प्रपोज़ल में वो एज ए रिसर्च क्वेश्चन लिखते हैं। और कोई भी रिसर्च हो, अगर उसमें रिसर्चर ने रिसर्च क्वेश्चन नहीं लिखे तो इसका मतलब वो रिसर्च प्रॉपर नहीं हुई, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जब हम रिसर्च क्वेश्चन लिखते हैं तो हमें या स्पेसिफाई करते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि वो राइट क्वेश्चन हो, क्योंकि इससे हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि हम किस चीज़ के बारे में सवाल कर रहे हैं, किस हद तक उसका जवाब हमें चाहिए और वो सवाल हमें किस हद तक चैलेंज दे रहा है कि हमारा इंटरेस्ट उसमें बन रहा है। ये रिसर्च क्वेश्चन बेसिकली ब्रॉड होते हैं इन नेचर, जो ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ रिसर्च को गाइड करते हैं। और यही रिसर्च क्वेश्चन हमारे मेन प्रॉब्लम या एरिया ऑफ इंक्वायरी जिस पे हम रिसर्च करना चाहते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं रीडर्स को, ताकि जो रीडर्स हैं वो रिसर्च को पढ़ रहे हैं, अब जब वो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उनको मालूम होगा कि बेसिकली इस रिसर्च में किन सवालात का जवाब ढूंढा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रिसर्च क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन टीनेज मेंटल हेल्थ। कम उम्र नौजवान जो है उनके जहनों पे सोशल मीडिया के क्या असरात हैं। अब ये सवाल जो है हमें एक ग्राउंड मुहैया करता है और हमें हेल्प करता है कि हम उस स्टडी के स्कोप को अंडरस्टैंड करें कि इस स्टडी में टीनेज जो बच्चे हैं उनकी मेंटल हेल्थ पे सोशल मीडिया के इफ़ेक्ट को देखा गया है। सो एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है, कैसे होता है, सवाल यहाँ ये भी है। अगर एक सवाल अच्छे तरीके से पूछा जाए ना, अगर एक सवाल क्लियर हो किसी को, तो उसी सवाल में आपको आधा जवाब मिल जाता है। तो इसीलिए हमारे पास चूँकि सवाल उसकी सॉल्यूशन से पहले आता है, तो सवाल की क्लैरिटी या उसकी फार्मूलेशन जो है ना वो सॉल्यूशन से ज़्यादा ज़रूरी है। और उसकी वजह यह है कि जितना एक क्वेश्चन हमें क्लियर होगा, क्लियरली फार्मूलेट करेंगे, तो सॉल्यूशन भी इतना क्लियर ही हमें मिलेगा। तो एक अच्छे सवाल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है जो हमने नीचे 1 2 3 4 5 6 के पॉइंट्स में हमने यहाँ स्टेट की हुई है।
बट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सवाल ब्रॉड नहीं होना चाहिए, सवाल नैरो या स्पेसिफिक नेचर का होना चाहिए। और उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि एक क्वेश्चन के अंदर एक प्रॉब्लम इंक्लूड किया जाता है। अगर एक स्टडी में हम 2-3 प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, फिर भी हम 2-3 सवाल करेंगे ताकि हर एक प्रॉब्लम एक सवाल तक महदूद हो। ऐसे सवाल हम बनाते हैं कि वो सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए हम प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा दोनों को इस्तेमाल कर सकें, और उस सवाल का जवाब हमारे पास जो हमने टाइम सेट किया है उसके अंदर अंदर मिल सके। सिमिलरली क्वेश्चन जो है वो इतना क्लियर हो कि वो हमें इन डेप्थ रिज़ल्ट दे, डिटेल्ड रिज़ल्ट दें, डिटेल आंसर करें। और सवाल हमेशा रेलेवेंट होना चाहिए और चूज़ एन एरिया ऑफ रिसर्च के मुताबिक होना चाहिए। सो जैसे आपको इस स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, सबसे पहले हमने एक सिंगल प्रॉब्लम तक खुद को लिमिट करना होता है। दूसरा, ये सिंगल प्रॉब्लम हमें कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड रिज़ल्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है जब हम उस पर सवाल बनाते हैं। यही सवाल हमारे पास जो है वो डेटा कलेक्शन के टाइम पे ही हमें अपने जवाब का अंदाज़ पता चल जाता है, ठीक है। और वही वाली बात के टाइम लिमिट के अंदर अंदर होना चाहिए, रिलेवेंट रियलिस्टिक होना चाहिए और फील्ड ऑफ स्टडी के मुताबिक होना चाहिए। कुछ सवालात जो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन, तो जिसके सामने क्रॉस लगा है रेड कलर में, ये भी सवाल है, लेकिन ये सवाल रिसर्चेबल क्वेश्चन नहीं है। इसको रिसर्चेबल बनाने के लिए हमने इसमें वेरिएबल क्लियर कट लिखने हैं। इसको हमने उस सेंस में लिखना है कि रीडर को डायरेक्टली पता चल जाए कि असल में हम देखना क्या चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें, पहला सवाल कह रहा है व्हाट इफेक्ट डज सोशल मीडिया हैव ऑन योर माइंड, कि सोशल मीडिया के आपके जहन पे क्या असरात। अब ये पहला क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन अगर हम दूसरे क्वेश्चन को देखें तो वो रिसर्चेबल है। फर्स्ट वाला रिसर्चेबल नहीं है। लाइक व्हाट इफेक्ट डज डेली यूज ऑफ ट्विटर हैव ऑन द अटेंशन स्पैन ऑफ 12 to 16 ईयर ओल्ड। अब यहाँ ये टीनेज स्पेसिफाई हो गई कि 12 से 16 साल की उम्र के टीनेज बच्चों के जहन के ऊपर सोशल मीडिया के तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, हम स्पेसिफिकली एक ले लेते हैं ट्विटर का। तो अब ये एक रिसर्चेबल क्वेश्चन है और इसमें हम क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव डेटा दोनों तरीक़ों से कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे सवाल को देख लेते हैं, व्हाई इज़ देयर एनी हाउसिंग क्राइसिस इन नेदरलैंड। तो जो सवाल वाई से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब यह है कि ये सवाल जो है वो फोकस्ड नहीं है। इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आंसर्स की शक्ल में आ सकती है। तो जब हम सवाल को स्पेसिफिक करेंगे ताकि हमारे पास स्पेसिफिक प्रॉब्लम का एक प्योर एंड स्पेसिफिक सोल्यूशन आए, तो उसके लिए उस सवाल को हमने क्लियर करना होता है, इस क्वेश्चन को। जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम रिफाइन कर लें तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि व्हाट इम्पैक्ट हैव यूनिवर्सिटी इंटरनेशनलाइजेशन पॉलिसीज़ हैड ऑन द अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ हाउसिंग इन द नेदरलैंड। तो इस तरह ये बाकी दो सवाल भी, क्वेश्चंस भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन भी स्क्रीन पे हैं, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन जो है जितना क्लियर होगा, कॉन्साइज होगा, उसमें वेरिएबल क्लियरली स्टेटेड होंगे, रेलेवेंट होगा, टाइम बाउंड होगा, वो क्वेश्चन रिसर्चेबल होगा। और वेग या एम्बिगुअस क्वेश्चंस जो होते हैं उनका आंसर्स भी हमें क्लियर नहीं मिलता। अब आते हैं अपने दूसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ, रिसर्च एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। जहाँ पे हमने पर्पस की बात की, तो पर्पस एंड एम ये सेम ही चीज़ है। दोबारा इसको एक
रिकैप कर लेते हैं कि द रिसर्च एम रेफर्स टू द ओवरआर्चिंग गोल्स और पर्पस ऑफ अ रिसर्च स्टडी स्टेटिंग व्हाट द रिसर्चर इंटेंड टू अचीव और इन्वेस्टिगेट। रिसर्चर क्या देखना चाह रहा है, उसका मकसद क्या है, ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि हम रिसर्च पे फोकस हों, हमें गाइड करता है रिसर्च क्वेश्चंस बनाने के लिए, उसके मेथड्स को स्पेसिफाई करने के लिए, डेटा एनालिसिस को एड्रेस करने के लिए। जो हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम डेटा को किस तरह अपने इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। हम नर्सिंग केयर प्लान में भी ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं और वो ऑब्जेक्टिव्स हमारे वो गोल्स होते हैं जिसको हम अचीव करना चाहते हैं बाय प्रोवाइडिंग द केयर। सो इसी तरीके से रिसर्च के अंदर भी हम अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं ताकि जब वो रिसर्च हम करें तो उससे हमें एक क्लियर कट आंसर मिले। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक एंड मेजरेबल गोल्स दैट आउटलाइन व्हाट द रिसर्चर विल अकम्प्लिश विद इन अ स्टडी। क्या क्या चीज़ें हैं जो कि एक रिसर्चर अपनी स्टडी में हासिल करना चाहता है बाय कलेक्टिंग द डेटा। तो ये मेजरेबल गोल होते हैं, ये हमें रिसर्च एम से या पर्पस से ही मिलते हैं और ये हमारे रिसर्च डिज़ाइन को चूज़ करने में हमें बहुत हेल्प करती है। समटाइम कुछ रिसर्चेज ऐसी होती हैं, हम आगे स्लाइड में पढ़ेंगे भी ये पॉइंट, कि उसमें क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव दोनों तरह की रिसर्च हो सकती है। तो उसमें हमें मोस्ट सूटेड मेथड कौन सा है जो यूज़ करना है वो हमारा क्वेश्चन हमें बताएगा। तो जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल गोल्स होते हैं ताकि हम उसको अचीव कर सकें। इसी तरीके से एक एग्जांपल है एक ऑब्जेक्टिव की, टू डिटरमाइन द कोरिलेशन बिटवीन सोशल मीडिया यूजेज एंड रेट्स ऑफ डिप्रेशन इन टीनेजर्स। वही क्वेश्चन जो यूज़ ऑफ सोशल मीडिया का मेंटल हेल्थ के ऊपर टीनेज के अंदर। तो अब जब हम ऑब्जेक्टिव लिखते हैं ना तो ये बात याद रखें कि ऑब्जेक्टिव का स्टेटमेंट स्टार्ट होता है टू के वर्ड से। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है टू डिटरमाइन, तो जहाँ पे भी एक रिसर्च पेपर में आपको दिखेगा कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी वाज टू डिटरमाइन, टू अंडरस्टैंड, टू इवैल्यूएट, टू एनालाइज, टू असेस, इस तरह के वर्ड्स अगर आएंगे तो वो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट है कि हम देखें कि सोशल मीडिया की यूजेज का टीनेजर के डिप्रेशन रेट्स के साथ क्या ताल्लुक़ है। सो ये ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो बहुत स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, और फिर एक रिसर्च क्वेश्चन जब इन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बनेगा तो वो हमें हेल्प करेगा कि हमने कौन सी स्पेसिफिक आउटकम हमें इस रिसर्च में चाहिए कि उसको हम अचीव कर सकें। कुछ और एग्जाम्पल आपको ऑब्जेक्टिव्स की स्क्रीन पे नज़र आ रही है, जैसे टू असेस द रिलेशनशिप बिटवीन सेडेंट्री हैबिट्स एंड मसल एट्रोफी अमॉन्ग द पार्टिसिपेंट्स। कि हम जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो लोग एक्वायर करते हैं, काम काज फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो उनमें मसल एट्रोफी यानी मसल मास का लूज़ होना, उसके साथ ये इस सेडेंट्री लाइफस्टाइल या इसके हैबिट का क्या रिलेशनशिप है। तो ये भी एक मेजरेबल और स्पेसिफिक गोल है। एक और ऑब्जेक्टिव की एग्जांपल के टू डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ डाइटरी फैक्टर्स particularly प्रोटीन कंजम्पशन ऑन द मस्कुलर हेल्थ ऑफ द पार्टिसिपेंट। के प्रोटीन डाइट की मस्कुलर हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट या असरात हैं, इसको हमने डिटरमाइन करना है, इसको हमने मालूम करना है। सो ये याद रखें कि रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। मतलब ये नहीं है कि आपने ऑब्जेक्टिव लिख लिया तो आपको रिसर्च क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, या रिसर्च क्वेश्चन लिख लिया तो आपको ऑब्जेक्टिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखेंगे आप दोनों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है जो कि आपका मकसद शो कर रहा होता है, लेकिन उस मकसद को 2 या 3 पॉइंट्स में स्पेसिफाई कर लेता है।
जबकि रिसर्च क्वेश्चन जो है वो एक इंटरोगेटिव स्टेटमेंट होता है, क्वेश्चनिंग का स्टेटमेंट होता है कि जिसमें हम सवाल करते हैं ताकि उस सवाल का जवाब हम दे सकें। तो एक ऑब्जेक्टिव से एक क्वेश्चन भी निकल सकता है और एक ऑब्जेक्टिव से मल्टीपल क्वेश्चन भी निकल सकते हैं। इसी तरीके से एक रिसर्च स्टडी में मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं और मल्टीपल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव के लिए कल हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये बात कही थी कि ऑब्जेक्टिव्स का स्मार्ट होना ज़रूरी है। वो स्मार्ट क्या है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। एस मीन स्पेसिफिक, कि आपके जो डिज़ायर्ड आउटकम है उसके बारे में आपने स्पेसिफिक होना है और आपके ऑब्जेक्टिव्स उसको क्लियरली बता सकें ताकि उसमें एम्बिग्विटी का कोई स्पेस ना रह सके। ये स्पेसिफिक होना आपको फोकस होने में और नैरो होने में हेल्प करता है, मतलब आप अपने ऑब्जेक्टिव पे फोकस्ड होते हैं, उसी से जुड़े होते हैं। दूसरा है मजरेबल, कि आपके ऑब्जेक्टिव्स का मजरेबल होना बहुत ज़रूरी है। ये मजरेबल कैसे होते हैं कि हमें डेटा के साथ लिंक कर सके। वो ऐसे ऑब्जेक्टिव कि जिनकी बुनियाद पे जब हम डेटा लें तो उस डेटा से हमें उन सवालात और उन ऑब्जेक्टिव के रिलेटेड मालूमात इंफॉर्मेशन मिल सके। थर्ड इज़ अचीवेबल। ये याद रखें कि ऑब्जेक्टिव्स का अचीवेबल होना ये ज़रूरी है। अगर ऑब्जेक्टिव रियलिस्टिक होंगे तो वो अचीव हो पाएंगे, अगर अनरियलिस्टिक है, हम रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होते। द फोर्थ वन इज़ इट्स रिलेवेंसी। व्हेन द ऑब्जेक्टिव्स आर रेलिवेंट टू आवर रिसर्च and our area of interest, then we achieve our overall goals. We can keep ourselves motivated and on track throughout our research project. And similarly, it should be time bound or time based, because time is very important. You cannot spend your whole life for achieving a specific objective. अगर आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो टाइम बाउंड होगा तो आपको पता भी होगा कि ये रिसर्च आपकी 6 महीने, 8 महीने, 1 साल में कंक्लूड हो जाएगी। सो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव की कुछ टाइप्स हैं जो आपके स्क्रीन के लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रही होगी, और ये बहुत सारी है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव है, एक्सप्लोरेटरी है, एक्सप्लेनेटरी है, कंपैरेटिव है, प्रेडिक्टिव है, नॉर्मेटिव है। बट इतने इन डेप्थ जाने की हमारा अभी स्कोप नहीं है इस लेक्चर में। सरसरी इसको नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा उसको बता देते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्टिव हम डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव बनेगा तो वो कैसे बनेगा, अगर एक्सप्लोरेटरी होगा तो कैसे बनेगा, और अगर नॉर्मेटिव होगा तो कैसे बनेगा। जबकि राइट साइड पे आपको ऑब्जेक्टिव्स के वो कैरेक्टरिस्टिक या वो रिक्वायरमेंट शो हो रही होंगी जो हमने पिछले स्लाइड में स्टडी की। अगर इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को किसी ने डिटेल में पढ़ना है तो ये लिंक स्क्रीन पे दिया गया है, आप इस लिंक से इसको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस स्लाइड में थोड़ी सी इसकी जो है ना एग्जांपल्स दी गई है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई रिसर्च ऑब्जेक्टिव या रिसर्च क्वेश्चन जो है वो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होगा तो सवाल ऐसे बनेगा, या व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए। कोई भी ऑब्जेक्ट है ए, अगर इसका ऑब्जेक्टिव बनाएंगे टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ ए, स्टेटमेंट में हमने व्हाट की जगह टू लगा दिया, टू डिस्क्राइब। इसी तरीके से अगर कंपैरेटिव होगा तो इसमें दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप, एसोसिएशन, डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज़ पे बात होगी। मिसाल के तौर पर अगर इसका सवाल बनेगा तो ये ऐसे होगा कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन ए एंड बी। सो अगर इसका ऑब्जेक्टिव हम बनाएंगे टू अंडरस्टैंड द सिमिलैरिटीज़ एंड डिस्टिंक्शंस बिटवीन ए एंड बी, या टू एक्सप्लोर।
इसी तरीके से ये एक्सप्लोरेटरी या एक्सप्लेनेटरी में भी आ सकता है। कोरिलेशनल में क्या होगा कि हम दो वेरिएबल को आपस में कोरिलेट करेंगे। व्हाट कैन यू डू टू कोरिलेट वेरिएबल ए एंड बी, ए का बी के साथ कैसे हम ताल्लुक वाज़े करेंगे या बी का ए के साथ, और ये बाकी आपको बता दिया गया है। तो इसमें एक्सप्लेनेटरी भी आता है, एवेल्यूएशन भी आता है। एवेल्यूएशन में हम रिज़ल्ट या आउटकम फोकस्ड क्वेश्चंस बनाते हैं। तो ये बेसिकली वो इसके एग्जांपल्स हैं रिसर्च क्वेश्चंस के, जो कि उन ऑब्जेक्टिव्स पे बनाए गए हैं जो हमने प्रीवियस स्लाइड में उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़े हैं। क्योंकि अब हम रिसर्च क्वेश्चंस बनाते हैं तो वो रिसर्च क्वेश्चन बेसिकली ऑब्जेक्टिव बेस्ड बनाते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चन आपस में लाजिम व मलजूम है, मतलब जुड़े हुए हैं, ये अलग नहीं होते। अब आप देखें थोड़ा सा इन दोनों का इस स्लाइड में कंपैरेटिव एनालिसिस किया गया है। रिसर्च क्वेश्चन बेसिकली ब्रॉडर स्टेटमेंट होती हैं जो कि हमें गाइड करती है ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द रिसर्च को किसी भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे, जबकि रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है ना स्पेसिफिक मेजरेबल गोल्स होते हैं रिसर्च एम के, जो हम अचीव करना चाहते हैं। दूसरा है कि रिसर्च क्वेश्चन हमें आइडेंटिफाई करता है मेन प्रॉब्लम या एरिया ऑफ इंक्वायरी, हम किस चीज़ पे क्वेश्चन कर रहे हैं और क्या चीज़ हमें एक्सप्लोर करनी है, जबकि रिसर्च ऑब्जेक्टिव हमें डिफाइन करती है स्पेसिफिक आउटकम को जिसको हम देखना चाहते हैं, जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। रिसर्च क्वेश्चन हेल्प्स टू डिफाइन द स्कोप ऑफ द स्टडी, while research objectives helps to guide the research process, and research questions often used to generate hypotheses or identify gaps in the existing knowledge, ये बड़ा important point है, जबकि objective are basically used to establish clear and achievable target for the research। और हमने कहा कि ये दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब अगर क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव दोनों एक साथ एक तरह की भी हो सकते हैं, जबकि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बेसिकली क्वेश्चन से रिलेट करना लाजमी है। सो आज का जो हमारा लेक्चर था काफ़ी शॉर्ट था और प्रीवियस की कंटिन्यूएशन थी जिसमें हमारा ये रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च ऑब्जेक्टिव रह गया था। तो अभी इसमें अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।